तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सॉरी सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। सेल वॉल क्या होता है ये हमने देखा। अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन जो हमारे प्रोकैरियोट्स की होती है वो सेमी परमिएबल होती है एंड सेमी परमिएबल होती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इमेजिनेशंस होती हैं, अंदर की साइड इमेजिनेशंस होती हैं। उन इमेजिनेशंस को हम मीजोसोम्स बोल रहे थे और क्रोमेटोफोर्स बोल रहे थे। ये इमेजिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकती है। अगर हमारी शेप कुछ इस टाइप से होगी तो हम इसको बोलेंगे वेसाइकल, ट्यूब लाइक होगी तो ट्यूब्यूल बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैमेलास बने होंगे तो हम इसको लैमेले बोलेंगे। मीजोसोम का काम होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनाना। मींस इसी मीजोसोम के पास हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होंगे? एल्गी, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। फिर इसके बाद आते हैं, हमने अभी प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम, जैसे कि राधिका पूछ रही थी, राइबोसोम्स होते हैं 70s। राइबोसोम का साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम हमारे 70s होते हैं, लार्ज यूनिट होती है उसके अंदर 50s, स्मॉल यूनिट होती है 30s। एस क्या होता है? एस होता है हमारा यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये हमारी एमआरएनए की चेन, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहेंगे। क्या होता है? राइबोसोम आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन को मिला के बोलते हैं राइबोसोम, इसीलिए इसका नाम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होता है। फिर आते हैं हम इसके फ्लैजिला के ऊपर। इसके फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसल, सेकेंड वन इज हुक एंड द थर्ड वन इज फिलामेंट। बेसल, हुक, फिलामेंट। बेसल के अंदर प्रेजेंट होती हैं 4 टाइप की रिंग्स। मैम थोड़ा स्लो, अरे सॉरी, देखो राइबोसोम तक तो समझ में आना। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम 70, ये मैं फास्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं डायग्राम में आप लोग को बता चुकी हूँ ये सारी चीजें। राइबोसोम 70s होगा जिसमें लार्ज यूनिट होगी 50s और स्मॉल यूनिट होगी 30s वाली। ठीक है, फ्लैजिला, जो हमारा फ्लैजिला होता है, अब आपको पता है फ्लैजिला हमारा किससे बना होता है? प्रोकैरियोट्स का। मैम प्लीज एक बार बता दो राइबोसोम। बेटा देखो, राइबोसोम क्या होता है बच्चा? राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम के अंदर होता है एमआरएनए और प्रोटीन, सॉरी एमआरएनए नहीं, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए होता है, आर मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, इसीलिए हम राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। राइबो मतलब राइबोसोम है, न्यूक्लियो प्रोटीन एक प्रोटीन है, और कॉम्प्लेक्स। साइज 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का साइज हो सकता है। यहाँ पे मैंने बोला जो ये एस है ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम जो होता है ना, एमआरएनए की चेन है, जैसे कि ये मेरा पेन है, ये एमआरएनए की चेन है। इस चेन के ऊपर राइबोसोम बहुत सारे अटैच होंगे, लार्ज यूनिट ऊपर, स्मॉल यूनिट नीचे, फिर दूसरा राइबोसोम लार्ज यूनिट ऊपर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगी ना, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी पोलीसोम। तो सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते, एमआरएनए से अटैच्ड होते हैं, और जब राइबोसोम एमआरएनए से अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को ही पोलीसोम हम लोग बोलते हैं। yes, मतलब बहुत सारे, जोम्स मतलब हमारे राइबोसोम, जब बहुत सारे आपस में अटैच है। साहिबा अभी सही है? क्लियर मैम। ओके, फिर आता है फ्लैजिला। मेरे को फ्लैजिला बताओ जल्दी से, फ्लैजिला किसका बना होता है? बैक्टीरिया मतलब फ्लैट बना हुआ होता है। फ्लैजिलिन का बना होता है, एग्जैक्टली फ्लैजिलिन का हमारे यहाँ पे फ्लैजिला बना होता है। फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट्स होता है, मतलब जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है ना, उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला होता है मेरे पास बेसल बॉडी, फिर हुक एंड द फिलामेंट। 3 पार्ट्स हैं इसके, स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगी आगे कैसी होती है। सिर्फ अभी याद रखो फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होंगे, बेसल, हुक, फिलामेंट। फिलामेंट इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। बेसल वो पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है। रिंग्स आपकी 4 टाइप की रिंग होगी, एक को बोलेंगे एल रिंग,
पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग, चारों रिंग्स के नाम याद रखना, LPSM करके रख देना, LPSM। हुक प्रेजेंट होता है और फिर फिलामेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, ये यहाँ पे है आप लोगों की स्ट्रक्चर हमारे राइबोसोम की। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है ना, ये क्या है मेरा सेल मेम्ब्रेन। अभी हमारा फ्लैजिला कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन से तो स्टार्ट होता है ना। तो हमारा ये जो पार्ट है दिस वन, ये तो पूरा बेसल पार्ट हो गया नीचे वाला, ये हुक वाला पार्ट हो गया और ये फिलामेंट वाला पार्ट हो गया। जो बेसल वाला पार्ट है उसमें मैंने बताया आपको 4 रिंग होगी, LPSM। तो जो हमारी S और M रिंग होगी वो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड एम्बेडेड होंगी, S और M रिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड एम्बेडेड, और L और P रिंग कहाँ होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर। L और P सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड और S और M सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड। फिर ऊपर वाला पार्ट हुक हो गया और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया फिलामेंट। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको 2 और स्ट्रक्चर्स बताई थी। फ्लैजिला तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, पिलाई स्ट्रक्चर होता है, पिलाई हमारा बना होता है पिलिन प्रोटीन से, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन मतलब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिम्ब्री उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिम्ब्री भी लिखवाया था ना, स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था, स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था, तो वहां पे होगा फिली और फिम्ब्री, ये सब आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बताया था ना, ग्राम यस मैम। पॉजिटिव। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने ही हमारे 2 टाइप के बैक्टीरियाज बताए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। कैसे बताए उन्होंने, क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरियाज ले लिए, उन बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाई के अंदर डाल दिया, फिर आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स कर दिया उसमें, और फिर उनको अल्कोहल से वॉश आउट करके सैफरन इनमें डिसॉल्व कर दिया। क्रिस्टल वायलेट डाई डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, अल्कोहल से वॉश करके सैफरन इनमें डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया के ऊपर तो वायलेट कलर आ गया था और कुछ बैक्टीरिया का वायलेट कलर रिमूव हो गया था। रिमूव हो गया था। रिमूव हो गया था, तो रिमूव क्यों हुआ था कुछ बैक्टीरिया का, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर, मतलब उनकी सेल मेम्ब्रेन पे एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लिपोपॉलीसेकेराइड से। अब सोचो कोई एक बैक्टीरिया है, उसके बाहर कोई एक्स्ट्रा मैंने कवरिंग लगाई हुई है, अब आप उसको कितना भी कलर में डिसॉल्व कर लो, उसके ऊपर कलर थोड़ी ही ना चढ़ने वाला है, उसकी बॉडी के अंदर तक तो नहीं जाएगा कलर, और जो बॉडी के अंदर तक नहीं जाएगा कलर, तो फिर हम उसको वॉश कर देंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा हमारा। हाँ, यस मैम। तो यही, तो जिनका कलर रिमूव हो गया उनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिनके ऊपर कलर चढ़ गया उनको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव कलर नहीं आया क्योंकि उनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट थी लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल लिख लो, राइजोबियम, एसिटोबैक्टर एंड एग्रोबैक्टीरियम। डन बच्चा पार्टी? मैम। यस हाँ जी। मैम आपने हमें पिछली क्लास में ग्राम नेगेटिव में डाई अमाइनो पैलेमेटिक एसिड से बताई थी कि इनकी वॉल इससे बनी वो हुई सेल होती है। वॉल बताई थी, सेल वॉल बताई थी वहां पे। यस मैम। इसमें कुछ एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जो मतलब ग्राम दोनों नेगेटिव की होती है वो DAPA से बनी होती है और ग्राम पॉजिटिव की टेकोइक एसिड की बनी होती है। मतलब मैम जो ये लिपोपॉलीसेकेराइड है ये इसकी सेल वॉल में ही होता है ना? इसकी सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है। ओके मैम। चलो ये हो गया, तो हमने अपना प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या हम लोगों ने देखा। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल का पहला हम लोगों को पढ़ना है प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कौन बताएगा मेरे को, क्या क्या था? मैत्री बताएगी, मैत्री सेल, मैत्री जल्दी से बताओ। चलो तनु बताओ आप।
हम प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल साइड पे होता है। इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट्स होते हैं, और जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होती। और जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल में होता है, और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, और इसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है, मतलब कि सेल वॉल जो है वो सेल बर्स्ट हो जाती है, और इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। बेटा प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये नहीं होता सेल बर्स्ट हो गई, सेल श्रिंक हो गई। स्प्रिंग हो जाती है। ठीक है। ये अभी ओके मैम। प्लांट्स एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस हम लोगों को पता चला सेल वॉल का। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल के सबसे बाहर हमको दिखती है सेल वॉल, तो हम पहले सेल वॉल को ही पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से और थ्रेडीन से। ठीक है। अभी आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाया था, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस होता है? बताओ जल्दी से। मैं बताऊँ? बताओ। आज तो कीर्ति भी आ गई क्लास में। वेलकम कीर्ति। मैम मैं आज 6 मिनट लेट हो गई मैम। कोई बात नहीं, कल तो लास्ट क्लास में तो आप आए ही नहीं थे। मैम तब ना सर ने अचानक से ही क्लास बड़ा एक्सटेंड कर दी थी हमारी मैथ्स की, और लेट हो गए थे, फिर 9 बजे आए थे घर। कोई बात नहीं, बताओ मैम जल्दी से। मैम इसमें प्लांट सेल राधिका में हाँ। सेल प्लेट बन जाती है, और जो वो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल फरो बनते हैं। एग्जैक्टली एनिमल सेल में सेल फ्यूरो बन रहा था और फिर सेल दो अलग अलग हो जाते थे, लेकिन प्लांट सेल के अंदर हार्ड सेल वॉल होती है जिसकी वजह से सेल अलग नहीं हो पाती। उन दो सेल्स के बीच में एक सेल प्लेट बन जाती है। उसी सेल प्लेट को बाद में हम बोलने लग जाते थे मिडिल लैमेला। तो एक प्लांट सेल मेरे पास ये है, एक प्लांट सेल मेरे पास ये है। इन दोनों प्लांट सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हमने बोला मिडिल लैमेला। द सीमेंटिंग लेयर between two cell is known as middle lamella. Done बच्चों? Cementing layer between two cell is known as middle lamella। और मिडिल लैमेला बना होता है किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। कोई भी मेरे पास जो फ्रूट है अगर वो हार्ड है, जैसे गुआवा हो गया हमारा, एप्पल हो गया, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर जो हार्डनेस आती है विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैक्टेट। अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पहुंच जाओ, वहां पे मैंने फ्लेवर सेवर टोमेटो बताया था। मेरे को कीर्ति एक्सप्लेन करेगी फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है। कीर्ति आप बोलोगे मैम अभी अभी तो ट्यूशन से आई हूँ, अभी मत परेशान करो। नो मैम, मैं मैम बुक्स बताओ जी, कॉपी चली गई थी, अब आई हूँ। फ्लेवर सेवर टोमेटो बताओ मेरे को क्या होता है। प्रियंका मैम है क्लास में? प्रियंका प्रियंका, दो दो प्रियंका है आज हमारे पास। अरे प्रियंका का नाम लेती दोनों प्रियंका एक साथ लीव हो गई देखो। यस मैम, लेफ्ट हो गई। कोई नहीं। तनु बताओ जल्दी से, बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत सारा पढ़ना है हम लोगों को। ये फ्लेवर पेट्रोल सेवर टोमेटो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डील कर रहा था। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद मेरी क्रॉप के अंदर जो लॉस आता है उसको बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब मैंने सपोज करो किसी विलेज में ले जाके टोमेटो की क्रॉप करा, उस विलेज से कहाँ तक, किसी सिटी तक या किसी टाउन तक आने तक मेरे टोमेटो खराब हो गए, मेरे को तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, मेरे टोमेटो खराब हो जा रहे हैं। टोमेटो खराब होने का मतलब होता है टोमेटो की सॉफ्टनिंग होना। टोमेटो सॉफ्ट हो रहे हैं, हार्ड से सॉफ्ट। तो इसका मतलब मैंने वहां पे बताया था टोमेटो की सॉफ्टनिंग होती है बिकॉज वहां पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है टोमेटो के अंदर, पोलीगैलेक्टोयूरिनेज। वो पोलीगैलेक्टोयूरिनेज क्या करता है, मेरे टोमेटो का सारा पैक्टिन खा जाता है। पैक्टिन खा गया मतलब पैक्टिन को डाइजेस्ट कर जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे टोमेटो सॉफ्ट हो गए। तो हम लोगों ने जेनेटिक्स में उसका ये सॉल्यूशन निकाला था कि मैं क्यों ना इस एंजाइम को चुपचाप बैठा दूं कि भाई आप चुप बैठ जाओ, आप हमारे टोमेटो को खराब कर रहे हो, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को। उसके लिए मैंने टेक्निक यूज की थी वहां पे, जीन साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये वो ही तो पैक्टेट है, मिडिल लैमेला वाला पैक्टेट जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज खा रहा था। तो अगर मेरे को मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट कराना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे?
मेरे को मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट कराना है, तो पॉलीग्लिप्टोयूरिनेज यूज करेंगे। और मिडिल लैमेला भी राधिका ने आंसर दिया कब बनता है, जब मेरा सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब साइटोकाइनेसिस चल रहा होता है। यस मैम। आया समझ में मिडिल लैमेला, सबको क्लियर? मैम ये पैक्टेट क्या है? बेटा पैक्टेट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मतलब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना हुआ एक केमिकल हाँ, मतलब सब्सटेंस। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज होता है, ऐसे पैक्टिन होता है। ओके। सिंपल बच्चों, यहाँ तक सबको कोई डाउट? नो मैम। चलो, अब यही पैक्टेट क्या करता है, मेरा अपने अंदर की साइड सेल में सेल वॉल को डिपॉजिट कराना शुरू करता है। पैक्टेट सेल वॉल को डिपॉजिट कराना शुरू करता है। सेल वॉल को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूँ, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल। तो सबसे पहले क्या बनेगी, मेरी प्राइमरी वॉल बनेगी, फिर प्राइमरी वॉल की अंदर की साइड सेकेंडरी वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल के अंदर की साइड कौन सी बनेगी, टर्शरी। टर्शियरी वॉल बनेगी। एग्जैक्टली। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लो जल्दी से, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। सबसे पहले बनेगी मेरी प्राइमरी वॉल, तो ये एक सॉफ्ट, डेलिकेट और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो पैक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से बनी होती है और ये नॉन इलास्टिक होती है। सेकेंडरी सेल वॉल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ आगे, S1, S2 और S3। डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस मेरे को इतना पता होना चाहिए, सेकेंडरी जो वॉल होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, S1, S2, S3। सेकेंडरी वॉल मेरे वेसल्स में, ट्रैकेट्स में, स्क्लेरेनकाइमा के इनके अंदर प्रेजेंट होती है। वेसल, ट्रैकेट, स्क्लेरेनकाइमा, दीज आर द टिश्यूज। ठीक है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेरे पैरेनकाइमेटस सेल्स में और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। पैरेनकाइमेटस और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। टर्शियरी वॉल सिर्फ और सिर्फ ट्रैकेट्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। ट्रैकेट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में। ये छोटा सा डेटा है, याद रख लेना इसको। यस राधिका। आपने बताया मैम जैसे पैक्टेट सेल डिकम्पोजिशन होगा, पहले प्राइमरी बनेगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। हाँ एग्जैक्टली, मैम पहले ये प्राइमरी ऐसे बनेगी। हो रहा है कि सेकेंडरी में मेरिस्टेम में एब्सेंट है सेकेंडरी वॉल। क्योंकि जो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल को ही बनाती हैं, वो सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट ही नहीं करती अपने अंदर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती है, यंग सेल्स होती है हमारी। यस मैम। इसलिए यंग सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स है, उससे प्राइमरी वॉल बनाएंगी और प्राइमरी वॉल बना के फिर डिवाइड होती चली जाएंगी ऐसे से। यस कीर्ति, कोई डाउट? मैम फिर तो उसमें टर्शरी भी नहीं बनती होगी। नहीं, फिर टर्शरी नहीं बनती, क्योंकि प्राइमरी ही सेकेंडरी को बनाती है और फिर सेकेंडरी टर्शरी को बनाती है। ओके मैम। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ सेल वॉल के बारे में। अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन कैसी स्ट्रक्चर होती है? सेल मेम्ब्रेन सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, पहला पॉइंट तो ये लिखो, प्रेजेंट इन ऑल सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल्स, कंसीडर्ड एज लिविंग स्ट्रक्चर। प्रियंका, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। इसी को हम एक लिविंग स्ट्रक्चर की तरह भी कंसीडर करते हैं। अभी जरा ना सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखो कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा ना इमेजिन करके चलना, ये मेरा सेल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखना कैसे होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है।
जो मैं बना रही हूँ ना, इसको थोड़ा जूम करके देखना मैं कैसे बना रही हूँ, और अपनी नोटबुक्स में बनाना। इसको बना रहे हो ना? यस मैम। हेल्प करेगा आप लोगों को क्लैरिटी रखने में कि एग्जैक्टली होता क्या है मेरे पास। देखो, अब ये मेरे पास जो मैंने ये बनाया ना कवरिंग, ये पूरा, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कैसी स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे ही प्रेजेंट होता है। फिर सेम इधर साइड भी बना देना। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में मैंने आपको कुछ कैरियर प्रोटीन्स वगैरह बताए थे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारा सब्सटेंसेस को जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में करा रहे थे, है ना? तो ये हमारे वही कैरियर प्रोटीन्स की तरह वर्क करेंगे कुछ कुछ। मैम मैम हाँ जी। मैम जो हमें आप चैप्टर करवा रहे हैं मैम उसका टेस्ट क्यों नहीं होता? किसका टेस्ट होता है? 12th वाले चैप्टर्स का होता है ना। यस मैम 12th का तो होता है मैम। जो जैसे मैम आप हमें ये वाले चैप्टर करवा रहे हो तो मैम इनका टेस्ट क्यों नहीं होता उसमें? इनका टेस्ट मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, 12th वाले चैप्टर्स का टेस्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग वो रिवाइज करते रहो, उनको भूलो मत। ये तो याद है हम लोगों को, इनसे डीपी भी तो करा रही हूँ ना क्लास में। बट मैम सेम टेस्ट हो तो चैप्टर, ज्यादा बेस्ट है। अगर टेस्ट होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर आप लोग 12th वाले चैप्टर्स नहीं करोगे ना, तो भूल जाओगे सारा। इतना से मेहनत से मैंने आप लोगों को इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, इसलिए। ओके ठीक है, बट आई गेस 1 या 2 संडे, मतलब अभी जब तक आपके प्री बोर्ड्स है ना तब तक मैंने ऐसे ही कुछ प्लान किया होगा कि 12th वाले चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद जो मैं कराऊंगी उसी से टेस्ट होगा। ओके मैम। चलो अब देखो जरा, ये हमारे पास मैंने बनाई एक सेल मेम्ब्रेन। ये मेरे पास है प्रोटीन, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्यों इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला? बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट है ना? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, और ये मेरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसको मैंने इसलिए बोल दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये मेरा एक चेन में प्रेजेंट है प्रोटीन, इसको नाम दे दिया मैंने ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ग्लाइकोलिपिड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब आप बोलोगे मैम ये वाला जो पार्ट है ये तो हेड है, देखने से पता चल रहा है, और ये टेल टेल है। तो इसमें पता है क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है, बाई लेयर। अब बाई लेयर में क्या होता है, जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है वो तो होता है पोलर पार्ट,
मतलब इसको पोलर हेड बोलते हैं, और टेल होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है वो आप लोगों को पता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। अब जो वाटर को हेट करता है वो तो वाटर से दूर रहने की कोशिश करेगा ना। यस। फिलिक मतलब लविंग। लव। और जो मेरा ये हेड वाला पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक। अब देखो हमारी इस लिपिड बाइलेयर ने क्या किया, अपने आप को ऐसे अरेंज कर दिया। यहाँ पे जो बाहर वाला पूरा पार्ट है ना, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ऐसे सपोज कर लेना बाहर वाटर है। अब ये जो अंदर टेल वाला पार्ट है इसको वाटर पसंद नहीं है, तो इसने देखो कैसा अपना अरेंजमेंट कर लिया पूरी सेल में। यहाँ पे बाहर वाटर है और अंदर भी वाटर है, सेल के अंदर भी आपको पता है वाटर होता है, ये रहा। Yes. तो अब सेल के जो टेल वाला पार्ट है, चाहे बाहर वाटर हो चाहे अंदर वाटर हो, क्या सेल के टेल वाले पार्ट के पास कहीं पे भी वाटर जा रहा है? नो मैम। नहीं जा रहा है ना, इस अरेंजमेंट की वजह से भी बस। इसीलिए जो हमारे टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट आपका क्या करता है, ट्राई टू कीप अवे, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस एनवायरमेंट, एक्वस मतलब वाटरी वाले मीडियम से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। ये चीज समझ में आया? मैम आपने बताया मैम बाहर की तरफ वाटर है, अपने अंदर तो वाटर नहीं है ना। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं, सेल के अंदर वाटर जा सकता है ना हमारा उससे, यस मैम। ऑस्मोसिस वगैरह से। यस। इसलिए तो अरेंजमेंट ऐसा है कि सेल के अंदर वाटर चला जाए तब भी सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल के बाहर रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट क्यों है हमारे सेल मेम्ब्रेन का ऐसे, जस्ट टू कीप द टेल वाला पार्ट, टेल वाले पार्ट को एक्वस एनवायरमेंट से दूर रखने के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, ओके मैम। ये समझ में आया सबको? यस मैम। चलो अभी इतना समझ में आया है तो जरा इसकी कुछ थ्योरीज एक बार देख लेते हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी आप ये देखो, मेरे को सेल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, और सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, तो उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई इन 1950। अब मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इसको डिस्कवर मतलब इसको स्टडी करने के लिए किसी सेल के अंदर से इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा पहले? यस। यस मैम। अब मैं ऐसा कौन सा सेल चूज करूं, मतलब मैं प्लांट सेल लू, एनिमल सेल लू, कौन सी सेल लू? बिकॉज मेरे को पता है सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास है, कौन सी सेल लू कि मेरे को सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना इजी हो जाए वहां से, और फिर मैं उसकी स्टडी कर पाऊं? कोई बैक्टीरिया। एक ऐसी सेल में चूज करूं जिस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज ना हो, क्योंकि मुझे वहां से सेल मेम्ब्रेन को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मैम आरबीसी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन करना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, है ना? आइसोलेशन ऑफ मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन का आइसोलेशन करने के लिए मेरे को एक इजी सा सेल चूज करना पड़ेगा, और वो इजी सा सेल मैंने चूज किया आरबीसी। क्यों मैंने आरबीसी चूज किया? बिकॉज आरबीसी के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, नहीं होता ना, ना ही उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना ही उसके पास न्यूक्लियस होता, और ना ही कोई अदर मेम्ब्रेन्स होती। तो इसलिए मेरे को सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वहां पे पिक करना इजी है। और अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की, क्योंकि अब मैंने इसको आइसोलेट कर लिया आरबीसी से, अब सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी?
अपनी मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन चेक करूंगी। अब मैंने उसका केमिकल कंपोजिशन चेक किया, मेरे को वहां पे 40% तो लिपिड मिला, 52% मेरे को वहां पे प्रोटीन मिला और 8% मेरे को मिले वहां पे अदर कंपाउंड्स, अदर जैसे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ठीक है, समझ में आया? फिर हमारी एनसीईआरटी ये लिखती है कि मैंने आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन बता दिया। अब आप ये मत बोलना कि केमिकल कंपोजिशन ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। लिपिड और प्रोटीन का जो नंबर है वो आपका वेरी करेगा सेल टू सेल, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर सकता है, या ऑर्गेनलीज टू ऑर्गेनली भी वेरी कर सकता है। अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन का जो अमाउंट है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सेल एंड ऑर्गेनलीज। ठीक है यहां तक? यस। चलो, इतना हम लोगों को समझ में आया। फिर इसके बाद हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, केमिकल कंपोजिशन पता चल गया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने अपने मॉडल देने शुरू कर दिए मेरे को कि हमारी सेल मेम्ब्रेन ऐसी है, हमारी सेल मेम्ब्रेन ऐसी है। लेकिन एग्जैक्टली हम लोगों को मॉडल्स नहीं देखने हैं अब यहाँ पे कि मेम्ब्रेन मॉडल्स कौन कौन से थे मेरे पास। लास्ट में फिर हम लोग जो सबसे फेमस वाला था उसको पढ़ेंगे। तो पहला मेम्ब्रेन मॉडल ये था। मेम्ब्रेन मॉडल ने हम लोगों को क्या बताया? मेम्ब्रेन मॉडल ने मेरे को ये बताया कि ये 40% लिपिड और 52% प्रोटीन ने अपने आप को अरेंज कैसे किया हुआ है, अरेंजमेंट कैसा है। ये मैंने जो आपको अरेंजमेंट बताया सबसे मॉडेस्ट वाला है, सबसे लेटेस्ट। ये हमारे पास बाहर की साइड प्रोटीन हेड होता है और ये टेल होती है लिपिड की, लिपिड की टेल होती है, प्रोटीन का हेड होता है। ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन भी है, इसलिए प्रोटीन का काउंट यहाँ पे 52% हो गया है। नहीं तो आप सोचोगे मैम जितने हेड होंगे उतने लिपिड होना चाहिए ना, 50-50 होना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों हो गया? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की वजह से एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब मेम्ब्रेन मॉडल वही एक्सप्लेन करेगा कि लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है। पहला मॉडल आता है मेरे पास डैनियल मॉडल। अब देखो बच्चों, डैनियल मॉडल या फिर डैनियल डेविसन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, और सैंडविच मॉडल भी इसको बोल सकते हैं। अब सैंडविच कैसे बनाते हो आप लोग? ट्रायंगुलर शेप। अरे कैसे बनाते हो सैंडविच? दो ब्रेड के साथ उसके अंदर फिर जो भी हमें भरना होता है स्टफिंग करते हैं उसमें। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड तनु। ये मेरे पास दो ब्रेड है, दिस वन इज ऑल्सो ब्रेड, दिस वन इज ऑल्सो ब्रेड, और बीच में स्टफिंग। ठीक है, तो ये ब्रेड तो क्या बोल दिया इन्होंने? प्रोटीन है, और बीच में प्रेजेंट है सारा लिपिड। बन गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल है, प्रोटीन है, तो कैसे लिखोगे इसको? प्रोटीन, बीच में लिपिड और फिर प्रोटीन, ऐसे सैंडविच मॉडल इन्होंने बना दिया। और ये प्रोटीन भी क्या बोला कि प्रोटीन भी हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर में प्रोटीन है। ये हमारा डैनियल डेविसन मॉडल था। सेकंड मॉडल आया मेरे पास रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने दिया मेरे को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसे म्यूट कर लो, आपकी साइड से नॉइस आ रहा है। तो ये हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। अब हमारे सैंडविच मॉडल में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं था। इन्होंने भी इसको ऐसे ही बोला कि ऊपर एक ब्रेड है प्रोटीन की बनी हुई, नीचे ब्रेड है प्रोटीन की बनी हुई, बीच में लिपिड का स्टफिंग है। लेकिन यहाँ पे डैनियल साइंटिस्ट ने बोला था कि प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, बट रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने बोला प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं, फाइब्रस प्रोटीन है, छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बना हुआ है ऐसे, और बीच में सारा लिपिड भरा हुआ है। बस इनके में हम बताएंगे तो ऐसे बता देंगे, ये ग्लोब्यूलर,
आया समझ? जो लिपिड है वो बायलेयर होगा ना? नहीं, लिपिड बाइलेयर नहीं है, लिपिड सिंगल लेयर है। ओके। चलो, इतना समझ में आया। फिर आता है मेरे पास द मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल इज फ्लूइड मॉडल। मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन। वेरी गुड। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। 1972 में ये मॉडल दिया गया। अब ये मॉडल बिल्कुल ऐसे था जैसे कि एक बड़ा सा आइसबर्ग है मेरे पास, ठीक है, मतलब एक ओशन है जो अब आइस बन चुका है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आइसबर्ग के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्वेटिक लिपिड का एनिमल। एक बहुत बड़ा सा ओशन है। लिपिड का एक बहुत बड़ा सा ओशन है, और उसके ऊपर ऐसे सीधे सीधे हमारे क्या खड़े हुए हैं? प्रोटीन्स खड़े हुए हैं, मतलब आइसबर्ग्स खड़े हुए हैं। जैसे पोलर बियर दिखता है ना, पोलर बियर उसमें आइस आइस वाले रीजन्स में। यस मैम। बिल्कुल है। तो इनकी मॉडल में क्या था कि हमारा जो लिपिड है वो एक बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिपिड बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ प्रोटीन कैसा होता है? प्रोटीन आर इन फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स। एग्जैक्टली यही लाइन याद रखनी है। प्रोटीन्स हमारे कैसे दिखाई दिए? इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग। Protein in the form of iceberg in the ocean of lipid। लिपिड के ओशियन में, ठीक है। इससे पता चला मेरे को, जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा दूं मैं आप लोगों को? स्ट्रॉबेरी खाइए, स्ट्रॉबेरी, या फिर कोई जेली वाला सब्सटेंस। जेली वाला सब्सटेंस कैसे? कोई नाम बताओ अच्छा सा जेली वाले हम सब्सटेंस जेली का, खाइए। जेली। है ना? जेली। अब मैं क्या करूँ, जेली के अंदर ऑलमोंड खड़े कर दूं ऐसे सीधे। अब मैं ऑलमोंड्स लेके आऊंगी, उनको जेली के अंदर वो फिट हो जाएंगे ना पूरी तरीके से, क्योंकि Yes, जेली ma'am. क्या लिक्विड लिक्विड सा नेचर होता है, तो पूरी तरह लिक्विड नहीं होता, पूरी तरह सॉलिड भी नहीं होता। पूरी तरह लिक्विड भी Yes. नहीं है, पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर मैं कोई चीज डालना चाहूँ तो इजीली चली जाएगी ना अंदर तक। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे नेचर को हम बोलते हैं, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। तो ऐसे ही हमारा लिपिड था एग्जैक्टली, जैसे मैंने अभी जेली वाला बताया। लिपिड का नेचर क्या है? Quasi fluid. क्वासी फ्लूइड, मतलब पूरी तरीके से फ्लूइड भी नहीं है, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स जैसे मतलब तैरते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, बट सीधे खड़े हुए हैं, और वो चाहे तो वो मूव भी कर सकते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स चाहे तो उस लिक्विड में मूव भी कर सकते हैं, बट जैसे स्विम करते हैं ऐसे मूव नहीं करेंगे, सीधे सीधे ऐसे 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 चलते रहेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. देखो, अब यही जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, दिस quasi fluid nature able to explain many function। इसने बहुत सारे फंक्शंस मेरे को एक्सप्लेन करने में हेल्प किया। फंक्शंस जैसे कि हमारे सेल के अंदर से सिक्रीशंस रिलीज होते हैं। सेल कुछ भी सिक्रीट कर रही होती है तो सिक्रीशन मेरे को पता चला। एंडोसाइटोसिस मेरे को पता चला, इसी की वजह से सेल ग्रोथ भी मेरे को पता चल पाई। इसी की वजह से मैंने सेल डिवीजन को भी डिस्कवर कर पाया इजीली। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे फंक्शन है जो क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से मेरे को पता चली। एंड इसी क्वासी फ्लूइड नेचर के अंदर पॉसिबल है क्या? मेरे प्रोटीन्स का मूवमेंट, और मूवमेंट भी कैसा होगा? हमेशा लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट ऑफ protein is possible just because of fluidity
नेचर ऑफ लिपिड। ठीक है, ये याद रखना है। जितने भी पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ना बच्चा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड यही फ्लूइडिटी लिपिड की इंक्रीज होगी, फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी अगर मैं क्या करूं, फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब लिपिड, जो मेरे पास ये लिपिड है ना, अगर मैंने इस लिपिड को क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड बना दिया, तो हमारी जो लिपिड की क्वासी फ्लूइड नेचर है और ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्लूइडिटी increases in case of unsaturated fatty acid। ठीक है, एंड इसीलिए हमारे जो लिपिड्स हैं कैन ऑल्सो शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड नहीं, सॉरी प्रोटीन दिखाएंगे ना मूवमेंट, तो लिपिड थोड़े ना, प्रोटीन। ये लास्ट से सेकंड लाइन दोबारा बता दीजिए। फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स ही कंबाइन होकर लिपिड बनाते हैं, है ना। और हम लिपिड का ही क्या देख रहे हैं कि लिपिड जो है मेरा फ्लूइडी नेचर में है। तो अगर मैं लिपिड को और ज्यादा फ्लूइड बनाना चाहती हूँ, तो मैं उस लिपिड को कैसा ले लूं, उस लिपिड जैसे कि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, ऐसी लिपिड की सिंगल यूनिट होती है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड अगर मैंने वहां पे सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यस मैम। वो लिए, तो हमारा जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारा एक सेल दूसरे सेल को ईट करता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ये वाली? इस मैम बस एक बार जाएगी। कोई नहीं, लिख लो। मैम एंडोसाइटोसिस अभी आपने क्या बताया? ईटिंग ऑफ अ सेल, एक सेल दूसरे सेल को जब खा जाती है। अभी समझाऊंगी एंडोसाइटोसिस भी। चलो अब फंक्शन पे आ जाओ। सबसे मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो परमिएबल होती है। क्या कर सकती है ये? इट कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, है ना। अब दो टाइप के मूवमेंट दिखाएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी चीज को मैं बहुत ज्यादा बल्क में अगर ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। एक होगा मेरा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट अगर करती हूँ तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट हमेशा फूड कंपोनेंट का होगा। लार्ज अमाउंट ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, फूड का होगा, और वो दो टाइप से हो सकता है जो अभी आप लोग पूछ रहे थे। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसी सेल का दूसरी सेल को एनगल्फ कर लेना। इसमें भी दो प्रोसेस आएंगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जब एक सेल किसी दूसरी सेल को या किसी फूड को सॉलिड फॉर्म में खा रही होती है, इन सॉलिड फॉर्म सेल इज ईटिंग, और अगर लिक्विड फॉर्म में खाएगी तो पिनोसाइटोसिस टर्म यूज करेंगे। एक्सोसाइटोसिस किसी सेल को, मतलब एक सेल अपने अंदर से किसी दूसरी सेल को बाहर निकाल रही होती है, को बोलेंगे एक्सो, बाहर निकालना। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमारा गैस का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, और पोलर मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, जो कि हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? प्रॉपर कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और पंप की रिक्वायरमेंट होती है। कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही मेरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और पंप के थ्रू मेरा ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। मैम हम वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल के अलावा कुछ और भी तो कह रहे थे उन्हें। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट आप लोगों को? नो मैम। चलो फिर आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग